नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम लोग शीत युद्ध के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने चर्चा करी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या क्या व्यापक और आधारभूत परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों में एक महत्वपूर्ण बिंदु था शीत युद्ध का आगाज। आज हम उसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि यह विषय काफ़ी व्यापक है, तो इस विषय को हम आगामी कुछ व्याख्यान के अंदर स्पष्ट करेंगे। एक व्याख्यान में इसको समाहित करना संभव नहीं हो पाएगा। आज हम इसकी आधारभूत अवधारणा के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विश्व में दो महाशक्तियां रह गई थीं और इन दोनों महाशक्तियों के आपसी संबंधों को अभिव्यक्त करने वाला जो सबसे उपयुक्त या सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है वो शीत युद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य बुनियादी मतभेद थे, फिर भी युद्ध के दौरान उनमें मित्रतापूर्ण संबंध दिखाई दिए। हम जानते हैं कि दोनों ही महाशक्तियां मित्र राष्ट्रों के रूप में संयुक्त रूप से लड़ी थीं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सोवियत संघ अमेरिका के संबंधों में कटुता, तनाव, वैमनस्य और ये जो परस्पर प्रतिस्पर्धा का भाव है, इसके अंदर निरंतर वृद्धि होती देखी गई। दोनों महाशक्तियों में एक दूसरे के विरुद्ध राजनीतिक प्रचार की एक होड़ या संग्राम छिड़ गया। दोनों एक दूसरे का विरोध करने लगे, आलोचना करने लगे, सभी जगह पर एक दूसरे का विरोध के साथ साथ अपना अपना प्रसार करने लग गए। सोवियत संघ और अमेरिका के कटुतापूर्ण संबंधों ने संपूर्ण दुनिया को दो विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों ही गुट एक दूसरे के विरुद्ध अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। ये दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे को कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जहाँ तक संभव हुआ प्रत्येक मोर्चे पर, यहाँ तक कि सैनिक मोर्चे पर भी पराजित करने का प्रयास कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संपूर्ण विश्व में एक प्रकार का भय, अविश्वास और तनाव का वातावरण बन गया, जिससे विश्व में एक बार पुनः संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक नए प्रकार के युग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे सशस्त्र शांति का युग कह सकते हैं। ये महत्वपूर्ण शब्द है, सशस्त्र शांति। अर्थात शांति है लेकिन शस्त्रों के साये में, खौफ बराबर बना हुआ था। प्रतिपल ऐसा लगता था कि कभी भी युद्ध पुनः भड़क सकता है। अर्थात पूरे विश्व में एक भय का वातावरण, डर का वातावरण बना हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर जो परमाणु हथियार हैं, इनके माध्यम से दोनों महाशक्ति ने पूरे विश्व को एक अखाड़ा बना दिया था। शीत युद्ध जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विकास है। इसकी व्याख्या हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहले, शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था जिसमें कि दो विरोधी जीवन पद्धतियाँ, कौन कौन सी? उदारवादी लोकतंत्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद, दोनों के मध्य ही सर्वोच्चता की स्थिति को प्राप्त करने का संघर्ष था। अर्थात उदारवाद और साम्यवाद दोनों के मध्य परस्पर टकराव था। यह एक वैचारिक संघर्ष था। इस दृष्टि से दो वैचारिक प्रणालियों का यह सैद्धांतिक संघर्ष है। दूसरी ओर यथार्थवाद का जो सिद्धांत था मॉर्गेनथाउ का, उसके अनुसार शीत युद्ध पुराना जो शक्ति संतुलन था उसका एक नवीन स्वरूप था, जिसके अंतर्गत बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में उत्पन्न हुई जो दो महाशक्तियाँ थीं, अमेरिका और सोवियत संघ, वो अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे। अर्थात यहाँ समझने की महत्वपूर्ण बात यह है
कि शीत युद्ध को हम प्रमुख रूप से दो रूप में व्याख्या कर सकते हैं। एक तो ये वैचारिक संघर्ष था, किस किसका, उदारवाद और साम्यवाद का। दूसरा, यह दो महाशक्तियों का टकराव था। जैसे कि हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व महाशक्तियाँ दूसरी थी, अब महाशक्तियाँ दूसरी हो गई। कौन कौन सी? सोवियत संघ और अमेरिका। उन दोनों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा का भाव, अपने आप को शक्तिशाली दिखाना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो इन दो प्रमुख रूपों में हमें शीत युद्ध दृष्टिगत होता है। शीत युद्ध का जो शब्द है उससे सोवियत संघ और अमेरिका की जो शत्रुतापूर्ण या तनावपूर्ण जो संबंध हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की वैश्विक राजनीति है, उसकी वास्तविकता है। इन शत्रुतापूर्ण संबंधों को जो युद्ध में परिवर्तित किए बिना शीत युद्ध के अंतर्गत वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध, कटुतापूर्ण संबंध, ये सब शीत युद्ध के दौरान दिखलाई पड़ते हैं। शीत युद्ध जो शब्द है या संयुक्त शब्द जो है, इसका सबसे पहले प्रयोग 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एम बरूच, एक दक्षिण कैरोलियन विधानमंडल में भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने कहा था, वी आर टुडे इन द मिडस्ट ऑफ अ कोल्ड वॉर, आवर एनिमीज आर टू बी फाउंड अब्रॉड एंड एट होम। शीत युद्ध, युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला है। ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है कि शीत युद्ध युद्ध नहीं है, वरन युद्ध का जैसा माहौल, युद्ध की जैसी परिस्थितियाँ हैं। हमें यह देखना है कि यहाँ पर इससे पहले एक शब्द प्रयोग हुआ था, सशस्त्र शांति का युद्ध, अर्थात शांति है क्योंकि कोई शस्त्र युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन हथियारों का, विभिन्न प्रकार के आयुधों का, परमाणविक ताकतों का एक साया, एक भय बना हुआ है। युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन प्रतिपल ऐसा घटित होता है कि ऐसा लगता है कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, कभी भी युद्ध भड़क सकता है। तो चूंकि पूरी वैश्विक जो कहेंगे जनमानस था, वह दो विश्व युद्ध झेल चुका था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो पूरा वैश्विक समुदाय अब चाहता था कि अब किसी भी प्रकार का युद्ध ना हो, क्योंकि वर्तमान में परमाणु शस्त्रों का भी आगाज हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक राष्ट्र को ये लगता था कि कहीं किसी महाशक्ति ने परमाणु शस्त्र का प्रयोग किया तो दुनिया नष्ट ना हो जाए, यह एक प्रकार का भय था। तो प्रत्येक राष्ट्र चाहता था कि युद्ध ना हो, लेकिन शीत युद्ध ने युद्ध का माहौल निरंतर बनाए रखा। तो एक तनाव था पूरे वैश्विक समुदाय के ऊपर। यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि वैश्विक शांति का जो दृष्टिकोण था वो महत्वपूर्ण नहीं रह गया था, वरन जो ये महाशक्तियाँ थीं, इन्होंने अपनी संकीर्ण जो स्वार्थ थे उनको ध्यान में रखकर अपने समस्त कार्यों की सिद्धि की। जो शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के आपसी संबंधों की एक स्थिति है, जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रु भाव रखते थे। मतलब परस्पर उनके डिप्लोमेटिक संबंध थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे, तथा शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर दुर्बल करने का प्रयत्न करते थे। मतलब दोनों ही महाशक्तियाँ इसके लिए प्रयासरत रहती थी कि युद्ध नहीं करेंगे, शस्त्र युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन विभिन्न अन्य प्रकार के हथकंडों को अपना करके एक दूसरे की स्थिति को कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, साथ ही अपनी स्थिति को श्रेष्ठतम स्थिति में ले जाने का प्रयास करेंगे। यही दोनों महाशक्तियों का उस दौरान मंतव्य था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसका रणक्षेत्र मानव का मस्तिष्क था, अर्थात मनुष्य के दिमाग में एक तनाव रहता था, युद्ध चलता रहता था। इसलिए इसको स्नायु युद्ध, वार ऑफ नर्व्स भी कहा जा सकता है। इसमें रणक्षेत्र का सक्रिय युद्ध तो नहीं होता, परंतु विपक्षी राज्यों के सभी राजनीतिक, आर्थिक,
सामाजिक संबंधों में शत्रुता भरे तनाव की स्थिति रहती है। शीत युद्ध वस्तुतः युद्ध के नरसंहारक दुष्परिणामों से बचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक नया शस्त्र था। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था, मतलब सिर्फ वार्ता के जरिए युद्ध नहीं हो रहा था, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, जिसमें कि कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों का प्रयोग किया जा रहा था। इसमें प्रचार के द्वारा विरोधी गुट के देशों की जनता के विचारों को प्रभावित करके उनके मनोबल को क्षीण करने का प्रयत्न किया जा रहा था तथा अपनी श्रेष्ठता, शक्ति और न्यायप्रियता का तार्किक दावा किया जाता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था, जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा लेती थी। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी था, जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने का भी चतुराईपूर्ण प्रयोग किया जा रहा था। विभिन्न विद्वानों ने इसके संदर्भ में व्याख्या की है। एक विद्वान हैं एम.एस. राजन, वे लिखते हैं कि शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला-जुला परिणाम है, जो कि दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है, दो प्रकार की विरोध पद्धतियों का परिणाम है, विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है, जिसका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुरूप एक दूसरे के पूरक में रूप में बदलता रहा है। कुल मिलाकर के जब हम एम.एस. राजन के शब्दों की व्याख्या करते हैं तो यहाँ पर यह दृष्टिगत होता है कि राजन साहब यह कहते हैं कि यह जो शीत युद्ध है ये दो विचारधाराओं का टकराव है, दो विचारधाराओं का संघर्ष है, दो विरोधी जो पद्धतियाँ हैं उनका संघर्ष है। ये चिंतन की पद्धति में कहें या संघर्ष जो है, इसलिए उनके मध्य टकराव हो रहा है। जब हम एक दूसरे विद्वान हुए हैं जॉन फोस्टर डलेस, वे कहते हैं कि शीत युद्ध एक नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था। द फोस्टर ने इसकी नवीन व्याख्या करी, वो इसको क्या धर्म युद्ध मानते हैं। अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध, धर्म प्राण के लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था। तो कहीं हम यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि जॉन फोस्टर डलेस की परिभाषा में भी दो पक्ष दृष्टिगत होते हैं। कुल मिलाकर के जब हम विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना पक्ष रखा है, के.पी.एस. मेनन का भी पक्ष है, ग्रीव्स, लुई हाले आदि विभिन्न विद्वानों ने इसके संदर्भ में अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। तो इन सब विद्वानों के विचारों का अध्ययन करने के पश्चात यह दृष्टिगत होता है कि शीत युद्ध के अंतर दो पक्ष थे जिनकी पृथक पृथक विचारधाराएं थीं। उन दोनों पक्षों के मध्य उनकी विचारधाराओं का टकराव था, उनकी श्रेष्ठता की जंग थी और दोनों ही महाशक्तियाँ अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए वे विभिन्न प्रकार के हथकंडों का प्रयोग कर रहे थे। और इन सब घटनाक्रमों के कारण पूरे वैश्विक समुदाय में एक तनाव का, चिंता का माहौल या भय का वातावरण बना हुआ था। इसलिए ही यह कहा गया है कि शीत युद्ध युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की जैसी स्थिति है। जब हम शीत युद्ध के कुछ लक्षणों पर विचार करते हैं तो हमें कुछ जो विचार दृष्टिगत होते हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसा कि शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो भीमाकार शक्तियों जैसे कि सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य संघर्ष था। अर्थात जो शीत युद्ध था वो सिद्धांतिक टकराव नहीं था, वरन दो महाशक्तियों का टकराव था, दो महाशक्तियों का संघर्ष था। दूसरा एक प्रमुख लक्षण जो दिखाई देता है वह है कि शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, अर्थात यह वाक युद्ध था। हमने जैसा कि देखा कि दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप निरंतर लगा रही थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही थी और स्वयं को श्रेष्ठ, ताकि वैश्विक समुदाय से अधिकाधिक राष्ट्रों का समर्थन वे प्राप्त कर सकें और अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकें या अधिकाधिक फॉलोअर्स को अपने साथ जोड़ करके अपनी शक्ति का विस्तार कर सकें। जो तीसरा लक्षण दिखाई देता है वह है कि शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियाँ
व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में लगी रही। अर्थात दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से अपने शक्ति का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके लिए वो प्रचार का भी प्रयोग कर रही थी, विभिन्न मीडिया के माध्यम से या जो भी फोरम थे, मंच थे, उनके माध्यम से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके, एक दूसरे की जासूसी करवा करके, विभिन्न राष्ट्रों के अंतर्गत सैनिक हस्तक्षेप करके, या कहें विभिन्न सैनिक संधियां स्थापित करके, या और भी प्रकार के जो प्रादेशिक संगठन हैं उनकी स्थापना करके अपने जो स्थिति थी उसका मजबूत करने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ निरंतर प्रयासरत थे। जो चौथी विशेषता उभर कर आती है वह है कि दोनों जो पक्ष हैं या शिविर कहें या गुट कहें के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति ही शीत युद्ध है। अर्थात दोनों महाशक्तियाँ, दोनों गुट, दोनों पक्ष, दोनों शिविर या दोनों कैंप्स के मध्य परस्पर एक तनावपूर्ण संबंध थे। यही शीत युद्ध का प्रमुख पहलू है। पांचवा जो लक्षण कह सकते हैं अपन लोग आधार पर, व्याख्या के आधार पर, वह है कि यह जो युद्ध था, जैसे गर्म युद्ध या वॉर, हॉट वॉर जो कहेंगे, या सशस्त्र युद्ध है, उससे भी ज़्यादा भयानक दिखाई देता है, क्योंकि युद्ध एक निश्चित समय पर घटित होकर के समाप्त हो जाता है। लेकिन शीत युद्ध एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी जो कि बहुत लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपना प्रभाव स्थापित किए हुए थी। छठवीं जो एक विशेषता उभर कर आती है वह है कि इसे मस्तिष्क में चलने वाला युद्ध भी कहा जा सकता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि इसे वार ऑफ नर्व्स भी कहा गया, अर्थात स्नायु युद्ध, जैसे कि जो कि मनुष्य के, व्यक्ति के दिमाग के अंतर्गत निरंतर चलता रहता है। अगले व्याख्यान के अंतर्गत हम शीत युद्ध के कारण, इसकी प्रकृति आदि बिंदुओं को पर चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान के लिए इतना ही पर्याप्त। नमस्कार।